स्टूडेंट्स, यूनिट 2 का इम्पल्स टरबाइन के वेलोसिटी डायग्राम और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, वो मैं आप लोगों को आज करके बताऊंगा। किस तरह से इसके वेलोसिटी डायग्राम को हमको ड्रॉ करना है। अभी मैं इसका एक एक चीज़ को आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, कैसे ड्रॉ हुआ ये डायग्राम और इसके साथ ही साथ एक डेरिवेशन भी है। ये डेरिवेशन है ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड ऑफ अ सिंगल स्टेज टरबाइन। फाइनली कुछ आउटपुट्स निकल के आएंगे, इनके बारे में आज डेरिवेशन करनी है, इसकी डेरिवेशन करनी है हमें। तो सबसे पहले मैं बता दूं इम्पल्स टरबाइन के वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ होंगे। यूनिट 1 में चूँकि हमने स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ा है, तो उसमें बेसिक रूप से इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन को काफ़ी डिटेल में समझाया था, दोनों के बीच डिफरेंस समझाया था, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में। इस वीडियो लेक्चर में टोटली पूरी तरह से फोकस किया गया है इम्पल्स टरबाइन के सारे कैलकुलेशन पार्ट्स, डिज़ाइनिंग पार्ट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि है बोलते आ रहा हूँ मैं, उसका वेलोसिटी डायग्राम। ये वेलोसिटी डायग्राम बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैं इसको कम्प्लीटली ड्रॉ है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको ड्रॉ करके बताऊँगा कि ये वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, ये होता है ब्लेड। कहने का मतलब कि जो भी टरबाइन होती हैं उसमें इस तरह से काफ़ी ब्लेड्स लगे होते हैं, इस फॉर्म में ब्लेड्स होते हैं। तो एक ब्लेड का एक पार्ट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। देखिए ये ब्लेड है, इस ब्लेड पे क्या होता है, यहाँ से वाटर फ्लो, मतलब प्लेट पर हमको जैसे पता है कि वाटर क्या होता है, वाटर ब्लेड्स पर स्ट्राइक करते रहता है। और इस केस में क्या होता है, जैसे इस तरह से मान लीजिए एक हम किसी भी ब्लेड को कंसीडर करते हैं, ब्लेड के थोड़ा पहले इनलेट पर नोज़ल लगा होता है। नोज़ल का वर्क क्या होता है कि यह आने वाले वाटर के फ्लो की स्पीड को और प्रेशर को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ से कोई भी वाटर का फ्लो होता है, या यहाँ से जो फ्लो हो रहा है स्टीम का, वो नोज़ल के थ्रू सबसे पहले स्ट्राइक करता है एक पार्ट पे या इनलेट पार्ट पे, किसके, ब्लेड के। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है हम उसको बोलते हैं अल्फ़ा 1। अल्फ़ा मतलब नोज़ल एंगल, 1 मतलब नोज़ल एंगल ऑफ द फ्लो एट इनलेट कंडीशन। और सेम इसी ब्लेड पर बैक साइड पे अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे बीटा 1। ये बीटा 1 हमारा कहलाता है ब्लेड एंगल। अल्फ़ा इज नोटेशन फॉर नोज़ल एंगल, बीटा इज नोटेशन फॉर ब्लेड एंगल। ओके, अब इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अल्फ़ा 1 है, बीटा 1 है। यहाँ से फ्लो नोज़ल के थ्रू स्ट्राइक करता है अल्फ़ा 1 एंगल बनाते हुए, और इसके बैक साइड से यहाँ पर ब्लेड का एंगल बनता है जिसको हम बीटा 1 देते हैं। अब जो फ्लो जिस वेलोसिटी से नोज़ल के थ्रू जाता है वो वेलोसिटी v1 रहती है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी का फ्लो हो रहा होता है वो एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है। इसका हमें डायरेक्टली कोई इसके वैल्यू बारे में पता नहीं होता है, बट ये इसके रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लो कहा जाता है और इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द फ्लो कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये होता है, ये पेरिफेरिकल वेलोसिटी ऑफ द प्लेट होती है, मतलब इस प्लेट की जितनी वेलोसिटी होती है सेम यहाँ पर भी उतनी वेलोसिटी होती है। अब देखिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है, ये ब्लेड एंगल एट इनलेट कंडीशन पर बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमको पता है, ये इसको अगर 2 पार्ट में रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है और ये वाला पार्ट वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। वर्टिकल कंपोनेंट किसका? वर्टिकल कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी का, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट कंडीशन। सभी जो 111 नोटेशन है वो सारे नोटेशन इनलेट के लिए होते हैं। सेम उसी प्रकार से आउटलेट पर भी बनते हैं। जब नोज़ल एंगल, जो आउटलेट पर नोज़ल एंगल, जो वाटर का फ्लो या स्टीम का फ्लो जब आउटलेट कंडीशन से जाता है तो जो एंगल बनाता है उसको अल्फ़ा 2 कहते हैं, और जो ब्लेड एंगल आउटलेट कंडीशन उसका बीटा 2। और फिर उसके बाद ये जैसे यहाँ पर बीटा 1 को और VR1 की हेल्प से हमने VW1 और VF1 बनाया था, सेम यहाँ पर VR1 और बीटा 2 की हेल्प से VW2 और VF2 बनता है। अब देखिए, अब एक ये है और एक ये है। एक बार और इसको मैं रफली ड्रॉ करके बता देता हूँ किस तरह से बनता है। बहुत सिंपल है ये। जैसे ये कोई ब्लेड है किसी भी टरबाइन की, नोज़ल के थ्रू एक एंगल जाता है अल्फ़ा 1 डिग्री के एंगल बनाते हुए, जो कि कहलाता है हमारा नोज़ल एंगल। उसके बाद ब्लेड से बैक साइड के पर फ्लो पर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर ब्लेड एंगल बीटा 1 बनता है, और इस वेलोसिटी को हम लोग VR1 कहते हैं, इसको V1 कहते हैं। और ये हमारा ये VR1 और बीटा 1 की हेल्प से ये दो कंपोनेंट बनते हैं VW1 और VF1। ये कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। सेम उसी प्रकार से आउटलेट कंडीशन पे ड्रॉ करते हैं, जो कि फाइनली हमें ड्रॉ होके इस तरह से मिलता है। अब एक डायग्राम ये हो गया और एक डायग्राम ये हो गया। इन दोनों डायग्राम को मिला के हमारा फाइनल बनता है फाइनल वेलोसिटी डायग्राम फॉर इम्पल्स टरबाइन। अब देखिए, जो इसमें इनलेट कंडीशन वाला जितना भी ट्रायंगल दिख रहा है वो सेम एज इट इज़ वही ट्रायंगल है जो यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। पर जो आउटलेट कंडीशन वाला ट्रायंगल है उसमें क्या किया गया है, इस पॉइंट से पकड़ के आप उसको 90 डिग्री घुमा के यहाँ पर ले आएंगे तो वो सेम इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। मतलब बीटा 1 बीटा 2 आमने सामने, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आमने सामने। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो VW1 यहाँ से यहाँ तक था और VW2 यहाँ से यहाँ तक था, ये कम्प्लीटली मर्ज हो जाता है, जो कि कम्प्लीटली कहलाता है VW, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो कम्प्लीटली रूप से वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इनलेट आउटलेट कंडीशन का ड्रॉ करना ज़रूरी है। उसके बाद दोनों को मर्ज करके हमें आउटलेट कंडीशन का और इनलेट कंडीशन का कम्प्लीटली वेलोसिटी डायग्राम बनाना है इम्पल्स टरबाइन के लिए। अब जो इसमें नोटेशन है, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 नोज़ल एंगल है इनलेट पे, बीटा 1 बीटा 2 को हम लोग जेट एंगल भी बोलते हैं, ब्लेड एंगल भी बोलते हैं, वैन एंगल भी बोलते हैं। और बीटा 1 होता है इनलेट के लिए और बीटा 2 होता है आउटलेट के लिए। V1 V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ फ्लो है इनलेट आउटलेट के लिए, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये पेरिफेरिकल वेलोसिटी ऑफ प्लेट है। ये देखिए, ये जो U होता है ये भी इनलेट आउटलेट के लिए यहाँ पर इसको U1 U2 मान लिया जाता है, बट जनरली हम इसको सेम U इसी के इक्विवेलेंट मान के चलते हैं, इसलिए तीनों केस में ये U रहता है। ये तो कम्प्लीटली हुआ इम्पल्स डायग्राम का वेलोसिटी डायग्राम, उसके नोटेशन दोनों डायग्राम, और बस कुछ नहीं। इसके अलावा इम्पल्स टाइप 1 की सिंपल जो डेफिनेशन है वो ऐड कर दोगे तो आपका कम्प्लीटली इम्पल्स डायग्राम का टॉपिक रेडी हो जाता है। अब उसके बाद सेकेंड टॉपिक है, इसी में जो आता है ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड ऑफ अ सिंगल स्टेज टरबाइन। इसमें क्या करना है, हमें डेरिवेशन करनी है ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आता है, या फिर इम्पल्स टरबाइन का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना आ गया कि 14 मार्क्स का सपोज आ जाता है, तो आप इम्पल्स टरबाइन के बारे में इंट्रोडक्शन बताएं, उसके वेलोसिटी डायग्राम बताएं, सारे नोटेशन बताएंगे, और साथ ही साथ ये डेरिवेशन करेंगे और कुछ फॉर्मूले बताएंगे, तो कम्प्लीटली ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि VW1 डेल VW मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर जो बताया था मैंने
एक VW1 है, एक VW है, इन दोनों को हम लोग कंप्लीटली मिला देंगे तो ये बन जाता है हमारा डेल VW, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब जैसे पता है कि VW1 में जो V1 है वो कैसे निकाला है हमने, VR1 का कॉस कंपोनेंट है और ये VF1 क्या होता है, VR1 का साइन कंपोनेंट होता है। तो VW1 क्या हो जाएगा, VR1 कॉस बीटा 1 और VW2 हो जाएगा VR2 कॉस बीटा 2। इससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता देता हूँ जो कि काम आएंगे। उसमें क्या चीज़ है, उसमें जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था हमने, एक तो सबसे पहले ये कि ये मैंने बताया था, इसको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ मैं। वर्क डन निकालना था हमें ब्लेड का, मतलब ब्लेड कितना हमें वर्क करके दे रहा है। तो वर्क डन निकालने के लिए वर्क हम क्या करते थे, फोर्स इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते थे। फोर्स हमने कैसे निकाला था, फोर्स निकालने के लिए हम मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटू यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मास होता है, मास ना होकर वो मास फ्लो रेट के फॉर्म में होता है, जिसे हम m डॉट कहते हैं इंटू डेल डब्ल्यू डेल VW इंटू यू। ये हमारा वर्क डन होता है ब्लेड के लिए, मतलब इतना ब्लेड हमें वर्क डन करके देता है। ये वॉट के फॉर्म में होता है, मतलब वर्क डन ब्लेड के द्वारा या रोटर के द्वारा किया गया वर्क डन का फॉर्मूला होता है m डॉट डेल VW इंटू यू। ठीक, अब एक होती है हमें निकालनी है ब्लेड एफिशिएंसी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में यूनिट 1 की बताया था कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो कितना सही आउटपुट वर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस चीज़ को जानने के लिए। तो आउटपुट बटा इनपुट, तो हमारा जो ब्लेड आउटपुट दे रहा है वो यही चीज़ है, m डॉट डेल VW इंटू यू डिवाइड बाई इनपुट। हम इसको देते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv1 स्क्वायर, जो इनिशियल कंडीशन पे वेलोसिटी रहती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी ब्लेड एफिशिएंसी, जिसको सिंपली हम अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में निकल के आएगी। ये देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है यही चीज़ है ब्लेड एफिशिएंसी, जो मैंने आप लोग को निकाल के बताया। और साथ ही साथ ब्लेड एफिशिएंसी, नोजल एफिशिएंसी, तो नोजल एफिशिएंसी में आउटपुट बटा इनपुट की बात करें तो नोजल का आउटपुट वही होता है जो कि ब्लेड के लिए इनपुट बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया कि यहाँ नोज़ल आउटपुट देता है, वही ब्लेड पे इनपुट होता है। तो नोज़ल का आउटपुट वही होगा जो कि ब्लेड का इनपुट होगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो, यानी कि हाफ mv1 स्क्वायर डिवाइड बाई इनपुट देते हैं हम आइसेंथैल्पिक हीट ट्रांसफ़र के फॉर्म में, इसको इनपुट देते हैं नोज़ल को। एक और फॉर्मूला जनरली एग्जाम पूछा जाता है स्टेज एफिशिएंसी का, तो ब्लेड एफिशिएंसी इंटू नोज़ल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देने से आपको मिल जाएगी ब्लेड एफिशिएंसी, जो कि निकल के आएगी। आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाती है। तो ये m डॉट डेल VW इंटू यू डिवाइड बाई m डॉट डेल H आइसेंथैल्पिक हीट ड्रॉप, m डॉट कैंसिल हो जाता है, तो डेल VW इंटू यू डिवाइड बाई डेल H आइसेंथैल्पिक हीट ड्रॉप। ये स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आता है। स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, नोजल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। ये सब इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में कि क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, या फिर इम्पल्स टरबाइन का डिटेल में क्वेश्चन आता है तो इसको आप ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूले ये सब। साथ ही साथ कभी एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी फाउंड इन इम्पल्स टरबाइन करके भी क्वेश्चन आता है, तो उस केस में आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं ऑप्टिमम ब्लेड स्पीड ऑफ सिंगल स्टेज टरबाइन। जैसे कि हमने यहाँ तक जान लिया था कि डेल VW मतलब
VW1 प्लस VW2, VW1 जो कि हमें पता है, VR1 उसका ये VR1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये VR2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके बाद हमने इसमें ये कॉमन ले लिया तो आया 1 प्लस ये चीज़ बचेगी। अब यहाँ पर हम VR2/VR1 को नाम देते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, और C नाम देते हैं ब्लेड स्पीड रेशियो का। ये भी शॉर्ट में क्वेश्चंस बन जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा करता है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ब्लेड स्पीड रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेल VW की जगह हम लिख सकते हैं VR1 cos β1। अब देखिए VR1 cos β1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं V1 cos α1 माइनस U। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक है VR1 cos β1, और ये पूरा कंप्लीटली कहलाएगा हमारा V1 cos α1। ये हो गया V1 cos α1 और ये V1 sin α1। तो V1 cos α1 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इतना में से U माइनस कर देंगे तो हमें ये इतना चीज़ मिल जाएगा। तो सेम ये चीज़ यहाँ पर किया गया है, V1 cos α1 माइनस U 1 प्लस KC। ठीक है, अब ये ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं आप लोग को निकाल के बता चुका हूँ। अब इसमें बस डेल V की जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया गया है। उसके बाद V1 इसमें से कॉमन निकाल लिया गया है। V1 कॉमन निकालने के बाद नीचे के एक V1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ बचेगी। नेक्स्ट हमें मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी निकालनी है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमने U/V1 को एक साइन दे दिया रो का, और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं रो के टर्म में और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमें हमें रो की वैल्यू मिलती है cos अल्फ़ा। हमें जो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी मिलेगी वो यहाँ से ये मिलेगी। और इसके बाद अगर हम जैसे अगर इक्विलर ब्लेड माने तो C की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो एफिशिएंसी ब्लेड एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी cos स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 1 प्लस K, क्योंकि यहाँ पर हमने C की वैल्यू 1 पुट कर दी है। और अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान लें तो और K की वैल्यू 1 कर दें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो गया तो 1 ये 2 कैंसिल होके सिंपल बचेगा हमारा cos स्क्वायर अल्फ़ा 1। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बस करना क्या है हमको, ये वैल्यू ध्यान नहीं आ रही रो की क्या निकल के आती है, इसको इतना पूरे पार्ट को रो मान लेना, जो जैसे यहाँ पर रो से रिप्लेस कर दिया, और फिर इसको रो के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करके रो की वैल्यू पुट करना। रो की वैल्यू cos स्क्वायर cos अल्फ़ा बाई 2 समथिंग आती है, तो उसको यहाँ पुट करना। उसके बाद हमें मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये फार्मूला तीनों चारों कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के लिए ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला निकाला जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक्स के अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और एग्ज़ाम्स में मान के चलिए इम्पल्स टरबाइन का एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। अगर इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और ये डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू।